आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में आज से स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान की बातें, माने साइंस किसका, कक्षा 7 का। दिख रहा है, कक्षा 7 का, क्लास 7 का साइंस स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैथ कंप्लीट हो गया है क्लास 7 का, है ना, पिछले सेशन में कंप्लीट कर दिए हैं, तो बार बार क्यों पढ़ा है ना, प्ले लिस्ट में देखिएगा, पूरा ख़त्म कर दिया मैथ, JCERT मैथ, JCERT का मैथ जो है पिछला सेशन भी ख़त्म कर दिए हैं। शायद कहीं कहीं कोई चैप्टर का कुछ क्वेश्चन छूट गया है, या एक आध चैप्टर बीच में छूट गया होगा, वो कुछ बना चित्र जो बनाया हुआ है वो सब, तो उसको कंप्लीट करा देंगे। अभी बहुत सारा कुछ हो चुका है, एक आध चैप्टर छूटा हुआ तो उसको कंप्लीट करा देंगे। अभी जितना है उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी एक आध चैप्टर अगर छूट गया होगा तो सब हम कंप्लीट करा देंगे, या कोई नहीं समझ में आ रहा है तो उसको में डाउट भी आ रहा है, हम देख रहे हैं कुछ डाउट भी आ रहा है कोई क्वेश्चन में, तो डाउट भी क्लियर करा देंगे। धीरे धीरे सब हो जाएगा, अभी थोड़ा सा रेगुलर होने दीजिए, है ना। तो आज चलिए साइंस स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैथ को देख लीजिएगा, है ना, पहले जो पढ़ा चुके हैं वहीं से। और उधर 8 क्लास का भी साइंस स्टार्ट हो गया है, और 9th चल ही रहा है, 10 भी चल रहा है ना, मतलब अगर 6, 7, 8, 9 सब है। 6 नहीं स्टार्ट किए हैं, 6 का भी देखेंगे, अगर स्टूडेंट सही रहे तो उसको रहा तो स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो वीडियो को थोड़ा शेयर करके लोगों को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर आपको वीडियो मिलती रहेगा, और नहीं तो फिर ऐसे भी 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, ये सब मैथ साइंस दोनों देखना है, तो 6 to 10 माने 2 सब्जेक्ट देखना बहुत दिक्कत हो जाता है अकेले। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी पढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे बीच में, है ना। तो फिर मत कहिएगा, है ना। थोड़ा वीडियो शेयर करके देखिए, जोड़िए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो फिर वीडियो तो देना ही पड़ेगा, और नहीं देखेंगे तो फिर काहे को टाइम पास करेंगे, है ना। जिसमें देखता है अच्छा वही क्लास का बनाएंगे, ठीक। तो 8, 9 अच्छा चल रहा है, अभी 10 भी, 7 क्लास का आप लोग का जिम्मेदारी है, थोड़ा वीडियो शेयर करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है, 7 क्लास का साइंस कुछ हार्ड नहीं है, किताब से डायरेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 8वां 9वां 10वां को बोर्ड में समझाते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड में समझाने की जरूरत नहीं, बुक में से ही डायरेक्ट कर दे रहे हैं, PDF से यहीं मोबाइल यहीं पे समझाते चलेंगे, ठीक है। जो भी लिखने उड़ने का जरूरत पड़ेगा, दिख रहा है ना, लिख देंगे यहीं पे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो मेरा शक्ल है उसको हटाते हैं, नहीं तो हमको देखते रहिएगा है ना, पढ़ने में। हाँ, पौधे में पोषण, पहला चैप्टर का नाम है पौधे में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। माने पौधा जो है ना वो भोजन करता है, ये तो पता है ना, वही वाला पढ़ना है, कैसे भोजन करता है पौधा, ठीक है। तो क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, हाँ कि नहीं? हाँ, सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो जितना भी जीवित प्राणी है, उस सभी जीवित प्राणी का शरीर की वृद्धि की बात हो, टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत, यानी कि शरीर का कोई कोशिका टूट फूट गया तो उसका मरम्मत भी तो है। जैसे हाथ पैर टूट गया तो जुटता है ना, कहीं पर कट फट गया तो वो भी जुटता है, उसको मरम्मत करना है। तो ये सब मरम्मत करने का जो प्रक्रिया है, वो सब प्रक्रिया के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? ऊर्जा की ज़रूरत है। बिना ऊर्जा का हम बोलना हो नहीं सकेंगे, चलने भी नहीं सकेंगे, उठने बैठने भी नहीं सकेंगे, तो टूटल फूटल कहाँ से जुटेगा, है ना। तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होता है? तो ये ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है, ठीक है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होता है? तो यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब क्या हुआ कि पौधा को भी तो भोजन की आवश्यकता है। पौधा भी तो बड़ा होता है ना, एक बीज रहता है, उससे धीरे धीरे बड़ा होते होते पूरा वृक्ष बन जाता है, डाली उली फेंकता है इधर उधर, पत्ता झड़ता है, फिर नया पत्ता आता है। तो ये सब क्रिया करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो कहाँ से? भोजन से मिलेगा, ठीक है। आपने पिछली कक्षा में भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, हमारे शरीर के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। तो पिछला कक्षा में हमने पढ़ा था साइंस में कि भोजन की बहुत सारा घटक होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। सभी चीज़ों को मिला करके पोषक तत्व कहते हैं। तो सभी को
ठीक ठीक मात्रा में खाने से शरीर ठीक रहता है। एक एक चीज़ में खाली कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, खाली वसा खाइएगा तो चर्बी खाली बढ़ेगा ना, मोटापा। तो सभी चीज़ों को खानी चाहिए, तो ये सब पोषक तत्व कहलाता है। तो पौधा के लिए भी यही बात है, ठीक है। पौधों के लिए ये भोजन कौन बनाता है, अब देखते हैं। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हम लोग का भोजन कौन बनाता है, तो बहुत कुछ सोचेगा हम लोग भी तो अपने से बनाते हैं या मम्मी बनाती है, तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे स्वयं बनाने का मतलब है कि अपना शरीर में बनाना। जैसे हम लोग भी अपना शरीर में बन जाता हम लोग का भोजन, तो कहते हैं हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हम लोग जो है पौधा से भोजन प्राप्त करते हैं या अन्य जीव जंतु से। आया बात समझ में? अन्य जीव जंतु या पौधे से हम भोजन प्राप्त करते हैं। सिर्फ पौधा ही एक ऐसा चीज़ है, पौधा प्राणी है, माने सजीव है, जो अपना भोजन खुद बना लेता है। माने अपना शरीर में। पौधा को कभी देखें बाजार जाते हुए झोला लेके? नहीं ना। कभी पैसा उसे कमाने जाता है ना, जहाँ खड़ा है वहीं जितना दिन देखिएगा वहीं रहता है। फिर भी उसमें हरा भरा सब कुछ, फल फूल सब कुछ लग रहा है। उसका भोजन कौन बना रहा है? तो अपने खुदे बना लेता है, ठीक है। कैसे बनाता है ये तो पता होगा, खैर आप देखेंगे अभी प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है, ठीक है। तो आइए जाने कि पौधे में ऐसा क्या है जिससे वो अपना भोजन खुद बनाता है। तो देखते हैं, चलिए क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं, ठीक है। पौधों में खाद्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखिए। पौधों में हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसे होते जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। तो पौधा का जो पत्ती होता है, पत्ता, इसमें कुछ पदार्थ होता है जो कि उसको उसमें भोजन बनाने में सहायक होता है, ठीक है। कौन सा पत्ता होता है? तो हरा रंग होता है। पत्ता कैसा होता है? हरा रंग होता है। तो इसी हरा रंग में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है। खैर यहाँ भी जो है वैसे कुछ समझते हैं, ठीक है। भोजन का उत्पादन संश्लेषण हरी पत्तियों में होती है, ठीक है। हरा पत्ता में भोजन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई पूछेगा खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? पौधों का खाद्य फैक्ट्री, खाद्य बने खाने वाला है ना, फूड फैक्ट्री। तो खाद्य फैक्ट्री खाने वाला जो भोजन का उत्पादन करता है वो वाला कारखाना पत्तों को कहते हैं ना। कहा कि पत्ता में ही भोजन बनता है। पौधा का जो पत्ता होता है उसमें ही भोजन बनता है ना। उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वही क्लोरोफिल भोजन बनाता है, ठीक। तो चलिए कुछ क्रियाकलाप दिया है उसको देखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। चलिए यहाँ इसको भी जान लेते, ठीक है। इन्हें भी जानिए, लिखा ले दिख रहा है, तो जानिए कहाँ रहते, चलिए जानते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार का संरचना हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। यह क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो पौधा का देखते होंगे पत्ता जो है हरा होता है। इस हरे रंग में एक चीज़ पता है, लवक या क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं। कोशिका में सबको पढ़ेंगे, आज 8वां क्लास में पढ़ाए हैं इसको, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। एक हरा रंग होता है जो क्लोरोफिल पाया जाता है। हरियर जो रहता है हरा रंग, क्लोरोफिल के कारण। तो वही क्लोरोफिल जो है क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो चलिए क्रियाकलाप एक ठोक देखना है। क्या करना? अपने विद्यालय मिट्टी सहित 2 गमला लीजिए। दोनों गमले में एक तरह के पौधे लगाइए। एक गमले को कक्षा के अंदर रखिए, दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखिए। 5-7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। आपने अवलोकन किया, अपने अवलोकन को कॉपी में लिखिए बोल रहा है, ठीक है। चर्चा कीजिए। तो देखिए बोला है ना कि 1-2 गमला लेना है, 1 गमला 2 गमला, दोनों में पौधा रहेगा। एक ठो को बोला क्लासरूम के अंदर रखना, एक ठो को बाहर है, और 5-7 दिन बाद देखना है। तो जो अंदर रखे वो मुरझा जाएगा। अंदर जो रखे रूम में, घर में, क्लास में या घर में अंदर, वो मुरझा जाएगा। जो बाहर रखे वो हरा भरा रहेगा पूरा, है ना, एकदम हरियर पूरा रहेगा। ऐसा काहे को होता है? तो उसमें प्रकाश नहीं मिला उसको, इसलिए, है ना। तो देखिए क्या हुआ। इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी सूर्य का प्रकाश, घर के अंदर रखे पौधा में सूर्य के प्रकाश नहीं मिला, इसीलिए वो मर जाता है। इससे मतलब समझ में आता है कि सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए ज़रूरत है, यानी भोजन बनाने के लिए उसको। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या सूर्य के प्रकाश की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तो उसका भोजन नहीं बनता है। भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे मुरझा जाएगा 5-7 दिन में, है ना। आइए जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो एक तो समझ में आ गया,
प्रकाश की आवश्यकता होती है। और क्या क्या आवश्यकता होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ यानी क्या जरूरत है, तो क्लोरोफिल वर्णक जो पौधे की हरी पत्ती में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल का जरूरत होता है, जो कहाँ होता है वो पत्तों में, है ना, पत्ता में क्लोरोफिल, तो इसको तो खोजने की जरूरत नहीं, पत्ता में मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फार्मूला है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेगा, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो जल और खनिज लवण चाहिए, जो मिट्टी जड़ से जाएगा, है ना, जड़ द्वारा ऊपर पत्तों तक पहुंचेगा। सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके कच्चे सामग्री क्या है, तो एगो क्लोरोफिल बबुओ, एगो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण, और उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश। ये सब चीज़ जब मिल जाता है, कहाँ मिलता है, पत्तों में मिलता है ना, पत्ता में, तो पत्ता में ये सब मिल जाता है, तब जाकर भोजन बनता है, ठीक है। तो हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है ना, भोजन उसका क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेता है, जड़ से, पत्तों से, जड़ से माने मिट्टी से जल, पानी और खनिज लवण लेता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, और पत्तों में इसका क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब मिलकर भोजन बनाता है और बदले में छोड़ता है ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसको हम लोग सांस लेते हैं। फिर हम लोग सांस से छोड़ते हैं क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है ये पत्ता और अपना भोजन बनाता है उससे। आएगा समझ में। चलिए समीकरण इसका अगर लिखने के लिए पूछता है, देखिए समीकरण इसको ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं, जल मिट्टी से लेते हैं, ठीक है, और सूर्य प्रकाश सूर्य से लेते हैं, और ये क्लोरोफिल जो है पत्ता में रहता है। उसके बाद तीर का निशान के बाद इधर क्या बनता है उसको दिखाना है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन जो बनता है उसको छोड़ देता है, जिससे जीव जंतु सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है उसको अपना भोजन के रूप में खाता है वो, ठीक है। तो देखिए इसको सूत्र में लिखे थे ऐसा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और H2O मतलब पानी, जल। कहाँ मिलता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तो बनता है C6H12O6, इसी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसका भोजन है। साथ साथ O2 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन जिसको छोड़ देता है, फिर हम लोग सांस लेते हैं। साथ ही H2O माने जल है ना, जल भी बनता है। तो जल बनता है वो हल्का फुल्का जल बनता है, ठीक है, पत्तों में। तो इसलिए ठंडा के दिन में देखते होंगे, जब पेड़ के नीचे रहिएगा ठंडा के दिन में, तो पत्तों से बूंद बूंद करके कभी कभी एक आध बूंद पानी गिरता है, ठीक है। तो पानी कहाँ से गिरता है, वही श्वसन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पानी बना वही वाला गिरता है, ठीक है। गर्मी के दिन में नहीं पता चलता, क्योंकि गर्मी के दिन में थोड़ा बहुत तो पानी में रहता है, जैसे एक बूंद पानी, तो एक बूंद पानी उतना बड़का ऊपर से नीचे थोड़ी गिरते रहेगा, वो तो इतना गर्मी रहता है कि वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं प्रकाश संश्लेषण में। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब बताइए कुछ क्वेश्चन यहाँ बीच में। देखिए हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, तो क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है हरी पत्ती में, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। बोला है अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ का नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चा पदार्थ कौन कौन सा है, तो पहला CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल और खनिज लवण, है ना, जल और खनिज लवण, और क्या है, सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश। तो ये सब इसका कच्चे पदार्थ है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण द्वारा दर्शाई, क्रिया को समीकरण से दर्शाना है, तो अभी जो समीकरण था उससे दर्शाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो रंध्र पढ़ना है, ठीक। रंध्र स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, रंध्र स्टोमेटा। तो देखिए रंध्र किसको कहते हैं, पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं, पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। देखिए पत्ती का सतह में, पत्ता जो है, पत्ता इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, छोटा छोटा छिद्र होता है, दिखाते हैं अभी, ये देखिए यहाँ पे
दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए ये पत्ता है तो इसमें छोटा छोटा छिद्र, इसको देखने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए कोई पत्ता देखिएगा थोड़ा सड़ल टाइप में और उसको उजाड़ दीजिएगा तो उजड़ जाता है, ठीक है। पत्ता ऐसा लीजिएगा कोई, थोड़ा पानी उनी भींगल तो ऊपर वाला परत भी थोड़ा उजड़ जाता है, उजड़ जाएगा तो जाली जैसा दिखता है, ठीक है। ऐसा एकदम पूरा जाली जैसा दिखता है, ऐसा छोटा छोटा पूरा छिद्र रहेगा जाली जैसा। तो ये जो जाली है यानी छोटा छोटा छिद्र होता है पत्तों में, ठीक है। तो जो छोटा छोटा छिद्र है ना, वही वाला छिद्र को रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों भाग में पाए जाते हैं। ये पत्ती के दोनों भाग में, इधर भी और उधर पीछे से दोनों साइड पाया जाता है, ठीक है। इसका काम, जो रंध्र होता है इसका काम क्या है उसको भी समझ लेती। काम इसका कहाँ पे दिखबे नहीं किया लगता है ये नहीं, चलिए समझते हैं। काम जो रंध्र है उसका काम है, छोटे छोटे छिद्र है ना, छिद्र का काम है। देखिए अभी पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण में, क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को वो लेता है पौधा और छोड़ता का चीज़ को है कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा बोल रहे हैं। ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ये छोड़ता का है ऑक्सीजन को, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है कौन सा, छिद्र से। ये जो छोटा छोटा छिद्र है जिसे रंध्र कहते हैं, इसी रंध्र से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है शरीर में, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो उसके लिए तो कोनो छिद्र चाहिए ना, टोका चाहिए ना। तो नाक में 2 टोका है, छिद्र है, उससे हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, फिर छोड़ते भी हैं। तो उसी तरह पौधा में पत्तों में छोटा छोटा छिद्र होता है, उससे वो सांस लेता है, समझिए तो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक। और अभी जो बोले थे, इससे पहले बताए थे, प्रकाश संश्लेषण में पानी भी बनता है, H2O जल। तो वो जल पानी भी इसी छिद्र से फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये पानी जो निकलता है वाष्प बन के उड़ जाता है या गिर जाता है जमीन में, तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं उसको। रंध्र द्वारा जो पानी बनता है, पानी का वाष्प बन के उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। खैर वाष्पोत्सर्जन कहीं पे मिलेगा, आगे देखते हैं क्या है पढ़ना इसमें। हाँ, आगे, क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुँचते हैं? नहीं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कई वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है और पौधों को परिवहन के बारे में अध्ययन। देखिए कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पत्तों तक पहुंच जाता है, पत्ता में जो भोजन बना वो कैसे पूरा शरीर का अन्य भागों तक जाता है, तो उसके लिए कुछ नली होता है, ठीक है। उस नली द्वारा शाखा में आता है, जड़ में आता है, तना में आता है, हर जगह पहुंच जाता है, ठीक है। अलग अलग वाहिका होता है, नली होता है ना, जाइलम और फ्लोएम जिसको कहते हैं, वो सब आगे पढ़ना है। फिलहाल अभी जितना जानना है कि कुछ पौधा के अंदर नली समान होता है संरचना, जिस नली से भोजन का आदान प्रदान होता है। बनता तो पत्ता में, लेकिन पतइये को खाली नहीं जरूरत है भोजन का, तना उना को जरूरत है, जड़ को भी जरूरत है, तो वो सब वहाँ तक पहुँचता है नली द्वारा, है ना। जैसे हम लोग का है नस है पूरा फैला हुआ, उस नस से ब्लड ऑक्सीजन जाता है शरीर में, वैसे पौधों का भी नस होता है, ठीक। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करता है। तो देख बाबू, प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं हुआ तो पेड़ पौधा तो मर जाएगा, लेकिन खाली पेड़ पौधा नहीं मरेगा, हम लोग भी मर जाएंगे, जीव जंतु भी मर जाएगा। काहे कि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑक्सीजन वही देता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सांसवा कहाँ से लेंगे, जिंदा कहाँ से रहेंगे, हैं। अभी कोरोना में नहीं देख रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण ज़्यादातर मृत्यु हो रहा है, लाखों लोग मर जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। इसीलिए बोलते हैं बाबू पेड़ पौधा लगाओ, है ना, पेड़ पौधा जितना ज़्यादा हो सके लगाना चाहिए। अभी ऑक्सीजन की कमी से देखिए कितना जान जा रही है। प्रकृति हमको फ्री में ऑक्सीजन देता है, पेड़ पौधा हमको फ्री में ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसका कदर नहीं करते यार। वही ऑक्सीजन को आज खरीद रहा है लोग 10,000 20,000 दे करके खरीद रहा है, वो भी एक दिन के लिए, एक दिन भी नहीं, 1 आध घंटा चल गया तो बहुत।
है ना। तो हज़ारों हज़ार रुपया पैसा खर्चा करके, लाखों खर्चा करके अभी ऑक्सीजन खरीद रहा है, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और पेड़ पौधा हमको फ्री में ऑक्सीजन देता है, कभी बोलता है पैसा दो तब देंगे, फ्री में ऑक्सीजन देता है। लेकिन भी इंसान, हाय रे इंसान, पेड़ पौधों को ही काट के ख़त्म कर दे रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए, ताकि अपना अस्तित्व और अपने आने वाले अगले पीढ़ी का अस्तित्व बचा रहे, है ना। ऑक्सीजन की किल्लत से कोई ना मरे। आए बस समझ में, पेड़ पौधा लगाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि खाली किताब पढ़े हैं तो खाली परीक्षा पास करने के पढ़ते हैं, नहीं बुआ। अपना रियल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल कीजिए, तब पढ़े लिखे कहिएगा, है ना। खाली परीक्षा पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। हाँ तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद रंध्र देखना था, तो शुरुए रंध्र तभी देख लिए थे, तब नहीं समझ में आ रहा था कहाँ। चलिए, तो यहाँ आप रंध्र रखिए, है ना। तो रंध्र वही छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक, उसको रंध्र कहते हैं। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परामर्श ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण चलाया जाता है। तो वृक्षारोपण काहे किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। काहे कि प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन संभव नहीं, पौधा मर जाएगा, पौधा बिना हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें प्रोग्राम किया गया। वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम चाहेंगे कि आप लोग सब वृक्ष एक ठो कम से कम लगाइए। गर्मी का दिन है लेकिन भी जी जाएगा, पानी देते रहिएगा। अरे देहात में पानी का कमी थोड़ी है, ना जगह का कमी है। शहर में ना दिक्कत है, कहाँ पेड़ लगाएगा। हम लोग के पास तो अनठेकान जगह है। लगाइए पेड़ पौधा जितना हो सके। कितना सुंदर दिखता है, हरा भरा ऐसा पूरा रहता है, तो बंजर जैसा ठीक लगता है। लगाइए पूरा, जितना किनारे किनारे खेत उत है सबका किनारे पेड़ लगाइए, मिट्टी भी नहीं बहेगा, है ना। अच्छा लगेगा। गर्मी का दिन अभी है, गर्मी में पूरा कितना पेड़ पौधा जिसका होगा एकदम कितना सुकून से रहता होगा वो, है ना। तो इस बढ़ते हुए आधुनिक औद्योगिक युग में पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का कोशिश करनी चाहिए। एवं बच्चों में पौधों की उपयोगिता और प्रेम को जागृत करना चाहिए, जिससे पृथ्वी पर वायु और वातावरण संतुलित बना रहे, है ना। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं बाबू, तुम लोग में प्रेम जगाएं, पौधों के प्रति जगाइए, है ना। अभी का हालत देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीजन लाखों खर्चा करके आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहा है, और ये पेड़ पौधे ही है जो हमें फ्री में ऑक्सीजन देता है, कभी कुछ मांगता नहीं उसके बदले। इसलिए लगाइए पेड़ पौधे जितना हो सके। अपने आसपास भी जागरूक कीजिए लोगों को। क्या सफ़ेद रंग वाले पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो देख भाऊ, कोई कोई पौधा का देखे होंगे पत्ता सफ़ेद होता है, पीला होता है, लाल होता है, इस तरह का भी रहता है। तो क्या उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होगा? तो हाँ, हरी पत्तियों का अतिरिक्त अन्य रंग वर्ण की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ऐसा नहीं कि खाली हरा में होता है, बाकी रंग का पत्ता में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थिति लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेता है। लेकिन क्या होता है, क्लोरोफिल का भी भाग होता है, क्लोरोफिल होता है, हरा रंग भी होता है, लेकिन हरा रंग से ज़्यादा कुछ दूसरा रंग होता है, लाल रंग या भूरा रंग। तो इसीलिए हरा नहीं दिखता है ना, लाल दिखता है, पीला दिखता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें पत्ता नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होगा, उसमें भी होता है, ठीक है। यानी वो भी भोजन बना सकता है बात समझ में। अब पीला जो सूख के पीला हो जाता है वो पत्ता नहीं बना सकता है। जो एकदम कोई कोई पौधा में पीले पत्ते होता है शुरू से, तो वो सब भोजन बना सकता है। लाल पत्ता होता है तो वो भी, है ना। अब सुखा के पीला कर लीजिएगा मरल पत्ता, तो उसको कहिए भोजन बनाए तो नहीं बनाएगा, है ना। क्या आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह में तंतु के आकार वाले पौधे देखा है? इन्हें शैवाल कहते हैं। तो हरा रंग का देखें शैवाल, काई जिसको बोलते देहात में, फिसल जाते हैं बरसात के दिन में, पत्थर उथर में लग जाता है काई, हरियर हरियर पक्का उक्का में फिसल के कितना गिरते हैं, ना। तो शैवाल काई कहते हैं उसको, है ना। तो इसमें भी क्लोरोफिल होता है, वो तो पूरा हरे रहता है, तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। यानी ये स्वपोषी है। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है। आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो जो शैवाल है, एल्गी जिसको बोलते हैं, वो भी अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक। देखिए शैवाल ऐसा दिखता है, ये शैवाल तालाब का।
अब बताइए, आप क्वेश्चन पूछे, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करता है? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या रंग बिरंगी पत्ती में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। आगे अब हम कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, माने जो अपना भोजन खुद बना लेता है उसको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रोफिक, है ना, ऑटोट्रोफिक, स्वपोषी पोषण। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषण, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषण। और ऐसा जीव जो जीव है जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है उसको स्वपोषी। जैसे पौधा स्वपोषी है, अपना भोजन खुद ही बना लेता है। और पोषण की प्रक्रिया कैसा है? ये तो स्वपोषण है। और जीव को कहेंगे स्वपोषी जीव, जैसे पौधा, शैवाल, ये सब स्वपोषी, अपना भोजन खुद ही बना लेता है। अब कहिएगा आदमियों अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं, अपना भोजन वो खुद नहीं बनाता। अपना भोजन खुद बनाने का मतलब है अपना शरीर में बनाना, है ना। तो हम लोग अपना शरीर में नहीं बनाते हैं, हम लोग पेड़ पौधा को बनाते हैं या जीव जंतु का, है ना, बर्तन में, तो अपना शरीर में नहीं बनाते। ठीक, हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, माने हम लोग जैसे, है ना, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसको परपोषी या विषमपोषी कहते हैं, हेट्रोट्रोफिक, है ना। जैसे जीव जंतु और आदमी दूसरे पर डिपेंड करता है, माने पौधों पर डिपेंड करता है या अन्य जंतुओं पर। ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसको परपोषी जीव कहते हैं। जैसे हम लोग का है परपोषी है ना, जंतु जितना है वो सब परपोषी है। क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? तो हाँ, कुछ पौधा ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, वो भी विषमपोषी होता है। ठीक है, पौधे सामान्यतः स्वपोषी होती, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधा ऐसा है जो दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे एक देखे होंगे पौधा कैसा, यहाँ पे देखिए, कहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये देहात में सिंधुआर का पौधा हम जाते थे, देखते पीला पीला लार जैसा, ऐसा सेवई जैसा लेट बेडाल रहता है पौधा में, लेट पेटाल पूरा पीला पीला, है ना, रस्सी जैसा। तो उसको ऊपर जीवी है, वो जिस पौधा में लेट पेटाल है उसी को खाता, उसी का भोजन को करता, अपना से उसका भोजन नहीं बनाता हुआ, है ना। तो विषमपोषी है। देखिए ये चित्र देखने बोला ध्यानपूर्वक, तो दिखा दिए ध्यानपूर्वक। क्या आपको वृक्ष में तने शाखाओं में लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है। ये अमरबेल है, इसको कहते हैं अमरबेल। ठीक है, अमरबेल दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है पीला पीला, यहाँ ज़्यादा क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा, देखे होंगे ऐसा, है ना। झाड़ उड़ में ऐसा पूरा पीला पीला रस्सी जैसा रहता है पूरा एकदम, इसमें बंधा लेट पेटाल पूरा। हाँ, तो ये अमरबेल है, अपना भोजन नहीं बनाते, जहाँ लटकल है वहीं का भोजन करता है। ठीक है, ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है, माने वही लटपटाल रहता है। इसे परजीवी कहते हैं। परजीवी विषमपोषी का एक प्रकार है, ये परजीवी विषमपोषी का एक प्रकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या विषमपोषी पौधों में पोषण की विभिन्न विधियां हैं? तो विषमपोषी पौधों में पोषण की कोई विधि नहीं है, कई विधि है, कोई विधि नहीं बोलते, कई विधि है ना। जैसे एक होता है परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण क्या होता है? देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर में करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। देखिए, परजीवी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करेगा, लेकिन जीवित शरीर में रह करके, जिंदा शरीर में रह के पोषण प्राप्त करेगा, तो उसको परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, परजीवी जिंदा शरीर में रहेगा। जैसे क्या, जैसे आदमी का शरीर में ढीला रहता है, सर में बाल में जू जिसको बोलते हैं ढीला है, वो क्या जू का करते खून चूस लेता है, तो मरल शरीर में थोड़ी रहता है, जिंदा शरीर में रहता है ना। हम लोग का शरीर से खून चूस के खाता है, पीता है, अपना भोजन करता है, तो जू हो गया परजीवी, है ना, जो जिंदा शरीर में रह के खाता है। ठीक है, इसी तरह
आगे बढ़ते, जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। किधर है रो है, हाँ परजीवी, यहाँ पे ये परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं, पोषी है ना। जैसे जू हम अगर लड़की लोग में ज़्यादा रहता है, ठीक, तो लड़की लोग का पोषण कर रहा है, उसको खा रहा है, तो लड़की लोग होगी, लड़की लोग कहलाएगी का पोषी, है ना, पोषी माने पोष रही है वो लोग। जैसे खटमल हो गया, खटमल वो हम लोग पोषी कहलाएंगे, खटमल को पोष रहे हैं, और जो खटमल जो हम लोग का खून चूस रहा है वो परपोषी कहलाएगा, ठीक, परपोषी वो है, परपोषी, परपोषी है ना, परपोषी। अवश्य पौधे में इसका उदाहरण है अमरबेल, तना, परजीवी, मिसलटो जिसे आकाश बेली भी कहते हैं, तथा रेफ्लेसिया जो जड़ परजीवी है। ये सब है ना, देखिए तीरा, ये रेफ्लेसिया का चित्र है, खोखड़ी जैसा रहता है। ये मिसलौटी है, यानी कि पौधे में एक तो देखे होंगे इस तरह का और पौधा उग जाता है, पौधे में पौधा उग जाता है, तो ये अपना भोजन थोड़ी इसी का भोजन वहाँ को खा रहा है जिस पौधा में उगा है, ये भी वही कर रहा है ना, ये भी दूसरे पौधा में उग जाता है, तो ये सब दूसरे को जिंदे वाला को खाता है, उसको परजीवी कहते हैं, ठीक है, परजीवी, परजीवी पोषण कहते हैं। अब एक होता है मृत जीवी पोषण, मृत माने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट, यानी जो मरल को खाता है, सड़ल गल को, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करता है, माने सड़ल गल कुनमे को खा जाए तो उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। मृत जीवी पोषण प्राणी प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम जो कवकों के प्रकार है, मृत जीवी पोषण के उदाहरण, ये सब सड़ल गलल खा के भोजन करता है, ठीक है। फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सब। ये फफूंद क्या होता है देखिए, आइए निम्न क्रियाकलाप करके समझते हैं। फफूंद देखिए, फफूंद को के लिए क्रियाकलाप है, ऐसे समझा दे रहे हैं क्या है उसको, क्या है ऐसा हो रहा है, हाँ। जैसे पावरोटी, पावरोटी समझते हैं ना, पावरोटी का टुकड़ा लेना है, 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा पानी डाल के, या ऐसे नो छोड़ दीजिए ना, तो उसमें एक धाबा बन जाएगा, है ना, सफ़ेद या हरे या भूरा रंग का धाबा देखे होंगे, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं देहात में, क्या बोलते हैं, अउआ गया कि क्या बोलते हैं, ऐसे देख रहे हैं, ब्रेड में सफ़ेद सफ़ेद धाबा लग जाएगा, है ना, ये काला काला या हरा हरा, तो वही फफूंद कहलाता है, ठीक। ये संरचना क्या है, फफूंद है। फफूंद अचार, चमड़ा, कपड़ा, अनाज, ये सब में लगता है ना। अचारों रखते होंगे देखिए कुछ दिन के लिए, और उसमें खराब हो जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद धब्बा लग जाता है। चमड़ा का जूता भी देखते होंगे, भीग जाता है, या कपड़ा है जैकेट उकेट भीग जाता है, और वैसे अगर रख दिए घर में 1-2 दिन हुआ तो चमड़ा वाला जूता में देखिए सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है। अनाज में भी होता है, ठीक है। तो ये सब उग जाता है, वो फफूंद है, पौधा है एक तरह का। ये नम एवं उष्ण वस्तुओं पर ही उगते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाता है ना। जैसे जूता उता बहुत मेरा खराब हो जाता है, चमड़ा जूता पहनते हैं, बरसात के दिन में वैसे अगर छोड़ दे 8-15 दिन 20 दिन नहीं पहने, नहीं देख के ध्यान दिए तो फफूंद उग जाता है। कपड़ा उपड़ा भी है ना। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे हवा में के झोंकों से किसी द्रव, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो जो नम एवं उष्ण होते हैं तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैल जाते हैं। पौधे, जंतु एवं मनुष्य में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं। तो ये जो कवक है, फंजाई, वो इसका जो कण है वो हवा में उड़ आके और कुछ दूसरे चीज़ों में बढ़ जाता है। अभी अगर थोड़ा नमी है, भींगा हुआ है तो तुरंत उसमें उग जाता है, ठीक है। मतलब बहुत तेज़ी से हवा से फैल जाता है इधर उधर पूरा। इससे बहुत ज़्यादा बीमारी भी होता है, बहुत सारा कवकों से, है ना। तो क्या क्या बीमारी होता है उसको भी देखेंगे, कुछ कुछ बीमारी। फिलहाल इसके बाद किधर है, गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, ये है कीटभक्षी। कीटभक्षी देखिए अब, घटपर्णी एक विचित्र पौधा, एक ऐसा पौधा है घटपर्णी जो कीट को खाता है, मांस को खाता है, मांसपेशी पौधा है,
ठीक है। छोटे छोटे कीट मकोड़ा जो रहता है उड़ते रहता है ना, छोटा छोटा कीड़ा, वो सबको खा जाता है। इसके कहाँ, हाँ, इसके पोषण की विधि सबसे अलग, ये स्पेशल विधि है इसका। ऐसे पौधे को कीटों का अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते। देखिए ये पौधा दिख रहा है, इसमें खोली दिख रहा है, ये वाला खोली, इसमें कोई कीट घुसता है इसमें ये वाला बंद हो जाता है, चिपक जाता है। अब कीट अंदर मैंने खा गया, तो ये एक तरह का पौधा है ऐसा, ठीक है। अजीबोगरीब दिख रहे, चोंगा जैसा, कुमनी जैसा, इसमें घुसता है, ये चिपक जाता है, तो ये कीट अंदर चल गया, इसको खा गया वो, ठीक। तो ऐसा पौधा होता है, मांसपेशी मांसाहारी पौधा है, मांस खाता है। ऐसे पौधे जो कीटों का अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है उन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं। याद रखिए, कीटभक्षी कौन, तो जो अपना भोजन कीट को लेता है, मतलब छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा जो उड़ते रहता है उसको, है ना। घटपर्णी या कलश पौधा, वीनस फ्लाईट्रेप, ड्रोसेरा तथा ब्लेडर वर्ड आदि कीटभक्षी पौधा है। ये सब विदेशी पौधा है ना, अजीब अजीब नाम है, तो ये सब वही कीट खाता है। कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है और वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, पर वे कीटों को का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं। तो कीटभक्षी पौधा का प्रकाश संश्लेषण भी होता है, बोल रहा है, उसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है, यानी अपना भोजन खुद बना सकती है, फिर भी कीट को खाता है। क्यों, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ठीक है। और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होता है वैसे ही जगहों में ये पाया जाता है। सहजीवी पोषण अब क्या है, देखिए बहुत तरह का अभी तक पोषण, देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कितना लंबा वीडियो बन रहा है, कितना है और देख लेते हैं, नहीं तो और एक पार्ट बना देंगे, नहीं है ज़्यादा, चलिए ख़त्म कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कनेगी, हाँ, सहजीवी, चलिए ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक्स न्यूट्रिएंट। सहजीवी पोषण कहते हैं जब दो जीव आपस में एक दूसरे को शेयर करके खा रहा है ना। सहजीवी माने एक दूसरे के साथ, एक दूसरे दोनों भोजन बना रहा, मिल बांट के खा रहा है ना। जैसे आदमी को, जैसे हम रूम में दो लड़का है, कोई हॉस्टल लॉज में रह रहा है, तो दोनों मिल बांट के खाता है पीता है ना। एक तो चावल लाता है, एक तो दाल लाता है, इस तरह से मिल बांट के, तो उसको सहजीवी कहते हैं, ठीक है। क्या आपने दो जीवों को सह संबंध के बारे में सुना है? ये संबंध क्यों बनाते हैं? यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे को मदद करते हुए साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए बांटते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं ना। तो सहजीवी में क्या है, दो अलग अलग जीव है ना। हम जैसे आदमी का एग्जाम्पल दिए, लेकिन वो समझने के लिए था, दो अलग अलग जीव, जैसे एगो आदमी रहेगा और एगो कोई जानवर, दोनों एकदम संगे रह रहा है, आपस में सब कुछ शेयर कर रहा है, हम उसको दे रहे उसको, तो इसको कहेंगे सहजीवी, ठीक है। तो ऐसा होता है जीवों में, है ना। कहाँ होता है देखते हैं, हाँ। तथा ऐसे जीव सहजीवी कहलाते, ठीक है। तो ये लाइकेन, जैसे लाइकेन में स्वपोषी शैवाल और मृतजीवी कवक साथ रहते हैं। तो एक लाइकेन पौधा जिससे लिटमस पत्र बनता है, ठीक है। लाइकेन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसमें देखिए तो बहुत सारा चीज़ दिख रहा होगा। ये अलग अलग 3 जीव है इसमें। एक लाइकेन का पौधा है जो स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाता है, और लाइकेन स्वपोषी नहीं है। शैवाल है स्वपोषी, ये हरियर वाला शैवाल है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये भोजन बनाता है, उसको लाइकेनो खाता है और ये कवक को खाया जाता है, ठीक है, सब मिल बांट के। देखिए आगे और देखते हैं। लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तने पर या पुरानी नमी युक्त दीवारों पर उगते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन कवक को देता है। तो देखिए कवक क्या करता है, कवक आस्थान देता, आवास देता है, किसको, शैवाल को, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बोलता है हम तुमको रहने का स्थान दे रहे हैं, मैंने हम तुमको घर दे रहे हैं, इसके बदले तुम हमको खाने के लिए दो, है ना। और दोनों में एगो रहने के लिए देता है, एगो खाने के लिए। वो अपना भोजन बना के उसको भी बांट के खाता है। तो रहने के लिए दे रहा है शैवाल, और कवक भोजन बना रहा है, उसको खाने के लिए शैवाल को दे रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से मिल के है, दोनों एक दूसरे का लाभ पहुँचाते हैं, ठीक है। अब सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण में चर्चा करते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण देखते हैं सहजीवी पोषण का। कुछ बैक्टीरिया,
कुछ बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ के रूप में बदल देते हैं। राइजोबियम ऐसे ही एक जीवाणु है। राइजोबियम है ना, हाँ राइजोबियम ये कहाँ होता है देखिए। राइजोबियम जो होता है दलहन के पौधा जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम जो दाल वाला है दलहन पौधा, इसके जड़ों के गांठों में रहते हैं, ठीक है, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। इसके बदले फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ करते हैं, प्रदान करते हैं। देखिए क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम छोटा छोटा जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो देखिए जड़ों में पाया जाती है। सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है जड़ में, दलहन पौधा का, मटर का वो उखाड़ के देखिएगा जड़, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद इसमें लास्ट में रहता है ना, छोटा छोटा बूंदा बूंदा ऐसा सफ़ेद सफ़ेद, तो ये राइजोबियम जीवाणु होता है। अभी जीवाणु का किया, जीवाणु को रहने के लिए कौन जगह दे दिया, तो जड़, मटर उटर का जो जड़ है वो इसको आवास दे दिया है, आवास दिया। आवास जो दिया उसके बदले में इसने राइजोबियम ने कहा दिया नाइट्रोजन दे देता है उसको, नाइट्रोजन का आपूर्ति करता है। पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ता है तो राइजोबियम जो है पौधा को नाइट्रोजन देता है ना, और राइजोबियम को वो लोग जो है पौधा सब जो है वो आवास दे रहा है उसको, है ना। इस प्रकार दोनों जीव, फलीदार पौधा और राइजोबियम, एक दूसरे की उपस्थिति पर लाभ पहुंचाता है, एक दूसरे की उपस्थिति में एक दूसरे का लाभ पहुंचाता है। हाँ है ने ये सहजीवी संबंध, हाँ है ना ये सहजीवी संबंध, हाँ है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है, जिन्हें मिट्टी के दालों की फसलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। तो जो दाल उल उगाता है वैसे किसान के लिए संबंध बहुत अच्छा है, उन लोग को अलग से नाइट्रोजन देना नहीं पड़ता है। नाइट्रोजन की कमी को जो है वो पूरा कर देता है राइजोबियम जीवाणु, है ना, हम लोग को पता नहीं चलता है और हो जाता है। अगली फसल के लिए भी मिट्टी के पर्याप्त नाइट्रोजन प्राप्त रहता है, व्याप्त रहता है। अगला फसल के नाइट्रोजन भी जरूरत है तो नाइट्रोजन राइजोबियम जीवाणु दे देता है। आगे देखते हैं तो प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरक द्वारा भी करते हैं। तो अगर राइजोबियम जीवाणु कम हो गया, माने ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं है, ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हो गया, तो उसके वैसे जगह में रासायनिक उर्वरक यानी खाद देकर के, यूरिया DAP देकर भी नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, ठीक है, और खोया हुआ पोषक तत्वों को वापस लाते हैं। तो इस पार्ट में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, कुछ पौधे परजीवी होते हैं, कुछ पौधे परजीवी होते हैं, कुछ मिलितजीवी होते हैं। सभी जंतु विषमपोषी होते हैं, जितना वो जंतु भी विषमपोषी होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें सीखा, जल्दी जल्दी देखिए। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पढ़ा हमने। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, नहीं स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल के अनिवार्य रूप से आवश्यक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनके उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनता है जिसका उपयोग सभी जीव यानी इंसान, जीव जंतु सब करते हैं। कवक अपना भोजन, अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवी है, मतलब मरल वाला से प्राप्त करता है। कुछ पौधे एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो कुछ जीव या पौधा दूसरों पर जो निर्भर होता है वो विषमपोषी, ठीक। अमरबेल परजीवी है। अमरबेल मतलब परजीवी मतलब क्या, जो दूसरे के शरीर में लेकिन जिंदा शरीर में रहेगा तो परजीवी, ठीक। घटपर्णी कीटभक्षी माने कीट को खा जाती है वो। भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें वो अपना आवास एवं पोषक तत्व साझा करता है ना, मेरा वाला तुम, तुम्हारा वाला हम उपयोग करेंगे, तो ऐसा को सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ के रूप में बदलता है, ठीक है, तथा दलहन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन की यौगिक रूप में आपूर्ति करता है, ठीक। तो ये सब सारा चीज़ हमने पढ़ा इस चैप्टर में। क्वेश्चन आंसर का नहीं ले पाए हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बाद में करा देंगे। क्वेश्चन आंसर का फोटो में नहीं ले पाए, बल्कि जो व्हाट्सएप में अगर होंगे तो क्वेश्चन आंसर का फोटो भेजिएगा, करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर।